हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 8 और इसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लाइफ की जो बेसिक यूनिट है वो सेल होती है और सेल के बिना किसी के भी जीवन के बारे में सोचा नहीं जा सकता। तो आज इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं कि सेल का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है और हमारे बॉडी में या जानवरों की बॉडी में ये किस प्रकार से कौन कौन से काम करते हैं। ये चैप्टर बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चलो करते हैं इस वीडियो की शानदार शुरुआत। आप पहले से पढ़ चुके हैं कि हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनमें कई प्रकार के फंक्शंस देखने को मिलते हैं। क्या आप इन फंक्शंस को याद कर सकते हैं, इनकी लिस्ट बना सकते हैं? नो डाउट आप इन्हें बना सकते हैं। बहुत सारे फंक्शंस ये करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग ये जानने वाले हैं कि ये फंक्शंस किस प्रकार से और किस कारण से कर पाते हैं। वास्तव में इसके पीछे जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है एक सेल का, क्योंकि सेल जो है वो किसी भी ऑर्गन की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है और सेल के बिना किसी भी ऑर्गन का निर्माण नहीं हो सकता है। सेल जो होते हैं वास्तव में ब्रिक्स जो होती हैं उनकी तरह होती है। जिस तरह से हम लोग एक बिल्डिंग बनाते हैं और बिल्डिंग में बहुत सारी ब्रिक्स काम में लेते हैं, उसी प्रकार से हमारी जो बॉडी है या एनिमल्स की बॉडी है या प्लांट्स की जो बॉडी है उसमें भी बहुत सारी जो ब्रिक्स की तरह सेल्स जो है वो काम में ली जाती हैं। हम लोग जानेंगे कि सेल की जो डिस्कवरी है वो किसने की है। रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने 1665 में एक मैग्नीफाइंग डिवाइस ली थी और उसके द्वारा उन्होंने क्या किया, एक पेड़ की जो कोर्क का जो स्लाइस था उसको उन्होंने स्टडी किया। ये जो कोर्क था ये ट्री की बाग से लिया गया था और उसकी जो थिन स्लाइसेस थी उनको उन्होंने एक माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया और उन्होंने क्या देखा, इसके अंदर इनको बहुत सारे पार्टीशन बॉक्सेस या कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए और ये जो बॉक्सेस थे ये हनीकॉम्ब की तरह दिखाई दे रहे थे। और उन्होंने ये भी देखा कि ये जितने भी बॉक्सेस थे वो एक दूसरे से अलग थे किसी वॉल के द्वारा। और हुक ने क्या किया, इन सबको सेल का नाम दे दिया, जो कि एक एक बॉक्स बने हुए थे हनीकॉम्ब के जो बॉक्स होते हैं उस तरीके से। तो इन सारे बॉक्सेस को उन्होंने अलग अलग बॉक्सेस को उन्होंने सेल का नाम दे दिया। और वास्तव में हुक ने जिनको ऑब्जर्व किया था वो सारे डेड सेल्स थे। वास्तव में सेल्स की जो सही तरीके से स्टडी है वो हो पाई बहुत अच्छे जो माइक्रोस्कोप्स की डिस्कवरी हुई उसके बाद में। उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो रॉबर्ट हुक ने जो ऑब्जर्वेशन किया था उसके लगभग 150 ईयर्स तक हम लोग सेल के बारे में बहुत कम ही जानते थे। लेकिन आज इतने अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप्स आ चुके हैं कि उनके कारण से हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में और इससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं उन सब के बारे में आसानी से जान चुके हैं और या जान पाते हैं। सेल, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिल्डिंग में जिस तरह से ब्रिक्स होती है उसी प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स होती हैं और ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स का काम करती है। लेकिन जिस प्रकार से बिल्डिंग में ब्रिक्स अलग अलग डिजाइन, शेप और साइज की होती है उसी प्रकार से लिविंग वर्ल्ड में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं। उनमें भी अलग अलग प्रकार के सेल्स देखने को मिल सकते हैं। सेल्स जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। हैन का जो एग है वो केवल एक सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करता है और वो इतना बड़ा है कि उसको देखने के लिए हमें किसी भी माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका मतलब सेल्स जो है वो बड़े साइज में भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। चलिए इसके बारे में जानते हैं। साइंटिस्ट ने किस प्रकार से लिविंग सेल्स की स्टडी की। उन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप्स लिए जो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई यानी बड़ा करके दिखाते हैं और उसी के साथ साथ में इन सेल्स पे क्या किया, उन्होंने डाई लगा दी, डाई यानी कुछ कलर्स लगा दिए जिससे वो इसका अध्ययन पूरी तरीके से कर पाए। उन्होंने ये जाना
कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलियन सेल्स होते हैं और वो सारे अलग अलग शेप्स और अलग अलग साइजेस के होते हैं। इसी कारण से हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी शेप, साइज और उनमें जो सेल्स होते हैं उनका नंबर भी बिल्कुल अलग अलग होता है। नंबर ऑफ सेल्स, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं एक जो बड़ा पेड़ है उसमें कितने सेल होते होंगे, या एक बहुत बड़ा जो एलिफेंट है उसमें कितने सेल होते होंगे? अगर हम इनके सेल्स के बारे में अनुमान लगाएं तो इनमें बिलियंस या ट्रिलियंस में सेल्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें भी ट्रिलियंस में सेल्स होते हैं, जिनकी सबकी शेप और साइज अलग अलग होती है। और ये जो अलग अलग प्रकार के जो सेल्स होते हैं ये अलग अलग प्रकार का ही काम करते हैं। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक सेल से ज्यादा से भी बने हुए हो सकते हैं, इसी कारण से उन्हें मल्टी सेल्यूलर कहा जाता है। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे या मैनी, और सेल्यूलर का मतलब है सेल। इसका मतलब कई ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल से बने हुए होते हैं। हालांकि किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल्स कम है या ज्यादा है उससे इसकी फंक्शनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेल का नंबर कम या ज्यादा होने से उसकी फंक्शनिंग पे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि कई ऑर्गेनिजम्स में बिलियंस में सेल्स होते हैं, जबकि फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो केवल एक सिंगल सेल होता है। फर्टिलाइज्ड एग सेल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और इसके साथ साथ में वो बढ़ते रहते हैं। और इसी प्रकार से जो ऑर्गेनिजम्स जिनमें केवल एक सेल होता है उन्हें यूनिसेल्युलर कहा जाता है। यूनि का मतलब एक और सेल्युलर का मतलब सेल। इसका मतलब यूनिसेल्युलर वो होते हैं जिनमें केवल एक ही सेल हमें देखने को मिलता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं अमीबा और पैरामीशियम, ये दोनों ही सिंगल सेल के एग्जाम्पल्स हैं। अब इसमें खास बात यह है कि हालांकि इनमें सेल केवल एक है, लेकिन जितने भी फंक्शंस हैं, चाहे वो डाइजेशन का हो, रेस्पिरेशन का हो, एक्सक्रीशन का हो, ग्रोइंग का हो या रिप्रोडक्शन का हो, वो सारा काम इस सिंगल सेल के द्वारा होता है। इसी प्रकार से अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहां पे ये सारे अलग अलग काम अलग अलग सेल्स के द्वारा किए जाते हैं, और बहुत सारे सेल्स मिलके ही एक टिश्यूज का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट, लीवर और भी बहुत सारे। सेल्स जो होते हैं उनकी शेप किस तरह से होती है? आपने अगर अमीबा को देखा होगा तो क्या आप इसकी शेप के बारे में बता पाएंगे? अमीबा की जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है। वास्तव में अमीबा की कोई शेप नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर केवल एक सेल होता है और वो अपने आकार को बदलता रहता है। आपने देखा होगा कि अमीबा जो होता है उसमें बाहर की तरफ कुछ बॉडी का हिस्सा निकलता हुआ रहता है, और ये जो बाहर की तरफ हिस्सा निकलता है इसे सुडोपोडिया कहते हैं। सुडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट। ये इसके नकली पैर होते हैं और इनका एक विशेष काम होता है। ये बहुत बार दिखाई देते हैं और अचानक गायब भी हो जाते हैं। जब अमीबा मूव करता है या खाना खाता है तब ये दिखाई देते हैं और गायब हो जाते हैं। और इनका काम क्या होता है, जब इनके आसपास में कोई भी फूड पार्टिकल आता है तो ये क्या कर लेते हैं, उसको इनगल्फ कर लेते हैं। इनगल्फ का मतलब उसको निगल लेते हैं। और इसी प्रकार से व्हाइट ब्लड सेल्स है जो कि ह्यूमन ब्लड में है, वो भी एक एग्जाम्पल है सिंगल सेल्स का जो अपने आकार को बदल सकता है। लेकिन WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल है वो केवल एक सेल है, जबकि अमीबा है वो केवल एक सेल नहीं है, वो फुल फ्लेश्ड ऑर्गेनिजम्स है जिसका अपना खुद का अस्तित्व है और वो सारे काम कर सकता है। क्या आपने इस चीज पे ध्यान दिया कि सेल्स जो है वो मिलियंस में है और अलग अलग प्रकार के हैं? आपके सामने इस डायग्राम में अलग अलग प्रकार के सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जिनमें ब्लड सेल्स, मसल सेल्स, ह्यूमन बीइंग के नर्व सेल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। ये जो सेल्स हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप्स आपको देखने को मिलती है।
कुछ राउंड है, कुछ स्पेरिकल है, कुछ इलोंगेटेड यानी लंबे हैं, कुछ सेल्स हैं वो पॉइंटेड हैं दोनों तरफ से, और कुछ है स्पाइंडल है। ऐसा क्यों है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नर्व सेल जो कि सबसे लंबी है, उसका एक विशेष कारण होता है। इनका जो आकार होता है वो इनके काम के अनुसार होता है। नर्व सेल को क्या करना होता है, कुछ मैसेज रिसीव करने होते हैं और ट्रांसफर करने होते हैं। इसी कारण से उसका आकार जो है लंबा होता है। और इसी प्रकार से बाकी जो सेल्स होते हैं, उनके काम के अनुसार उनके सेल्स का जो आकार या शेप होता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं सेल को जो ये इनकी शेप मिलती है वो कहाँ से मिलती है? सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो एक मेम्ब्रेन में बंद रहते हैं, और इसी मेम्ब्रेन के कारण से चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनको शेप मिलती है। और इसी के साथ साथ में आपको यहाँ पे ये बात जानना जरूरी है कि प्लांट सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज होती है, वो होती है उनकी सेल वॉल। अब अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ पे प्लांट के सेल्स और एनिमल के सेल्स, तो उन दोनों में सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक कवरिंग होती है जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनमें भी सेल वॉल होती है, और इसी के कारण से उनको अलग प्रकार की शेप और कठोरता मिलती है। साइज ऑफ द सेल्स, अब सेल्स के साइज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेल्स की साइज बहुत माइक्रोमीटर या माइक्रोन हो सकती है, और फ्यू सेंटीमीटर्स में भी इनकी साइज हो सकती है। अधिकतम जो सेल्स होते हैं उनको माइक्रोस्कोप की सहायता से ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जिनको हम सीधी आंखों से देख सकते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है, हैन का जो एग है वो एक सेल होता है, और इसी प्रकार से सबसे बड़ी जो सेल होती है वो ऑस्ट्रिच का जो एग आपके सामने दिखाई दे रहा है, वो भी एक सिंगल सेल का एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि सेल की जो साइज है उसका एनिमल की साइज से या प्लांट की साइज से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एलिफेंट जो होता है उसकी जो सेल्स की साइज है वो रेट की साइज से बहुत बड़ी होती है। साइज जो सेल्स की होती है वो उनके फंक्शन के अनुसार होती है। जैसे कि आपको बताया गया है, नर्व सेल चाहे वो एलिफेंट में हो या चाहे वो रेट्स में हो, वो काफी लंबी होगी और उसकी काफी ब्रांच होंगी, क्योंकि उन दोनों नर्व सेल्स को केवल एक ही काम करना है, मैसेज को रिसीव करना और मैसेज को आगे पास करना। इसलिए सेल्स की जो साइज होती है वो उनके फंक्शन के हिसाब से डिसाइड होती है, ना कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अनुसार। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अब सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जानते हैं। आपने ये जान लिया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। आपने ये भी जान लिया है कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, और इसमें जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग तरह का काम करते हैं, जैसे डाइजेशन, असिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन। उसी प्रकार से प्लांट में जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं वो भी विशेष प्रकार के काम को करते हैं। जैसे रूट्स है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स करती है, और लीव्स है वो फूड का सिंथेसिस करती है। तो जिस प्रकार से ह्यूमन बींग्स में सेल्स काम करते हैं, उसी प्रकार से प्लांट्स में भी वो सेल्स काम करते हैं, और वो ऑर्गन बना के अपना अलग अलग काम संभालते हैं। हर एक ऑर्गन जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ होता है, जिसे हम टिश्यूज कहते हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक टिश्यू जो होता है वो बहुत सारे सिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है जिसका केवल एक विशेष काम होता है। पहेली ने ये महसूस किया है कि हमारे ऑर्गन्स हैं वो टिश्यूज से बनते हैं, और टिश्यूज जो है वो सेल से बनते हैं, और हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो केवल सेल होती है। पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल मेम्ब्रेन। अब हम सेल के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक कंपोनेंट एक सेल का होता है वो होते हैं सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। जैसा कि
आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। मेम्ब्रेन जो होती है वो एक सेल से दूसरे सेल को अलग करती है और उसके चारों तरफ एक सराउंडिंग बनाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो पोरस होती है। पोरस का मतलब इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं ताकि इसके अंदर जो सब्सटेंस या मटेरियल है वो इनवर्ड और आउटवर्ड आसानी से मूव कर सके। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जितने भी ये सेल्स होते हैं उनमें अंदर बीच वाला जो हिस्सा है वो न्यूक्लियस है और उसके साथ में ये बाहर जो आपको लिक्विड जो और बाकी अन्य शायद दिखाई दे रहा है वो साइटोप्लाज्म है। और इसका जो आउटर कवर है, उसकी जो आउटर बाउंड्री है, उसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अनियन सेल जो होता है उसकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एक थिक कवरिंग से कवर्ड होती है जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। और इसके अंदर जो सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी होती है उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और जेली लाइक सब्सटेंस जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। इसी प्रकार से एनिमल्स में होता है, इसी प्रकार से प्लांट्स में होता है। परंतु जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, प्लांट्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक सेल वॉल और होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल को शेप देती है। और इसी के साथ साथ में आप ये भी जान ले, सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ सेल वॉल जो है वो प्लांट्स के सेल्स में पाई जाती है। ये एडिशनल लेयर जो प्लांट सेल्स में पाई जाती है ये प्लांट्स की प्रोटेक्शन के लिए होती है ताकि अलग अलग प्रकार का जो टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर है उनको प्लांट सेल्स जो है वो आराम से बर्दाश्त कर सके। जब इस प्रकार का बाहर वातावरण में बदलाव आता है तो उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसलिए इस सेल वॉल की वहां जरूरत होती है। सेल्स जो हैं आप आराम से रेड स्केंटिया, इलोडिया और रोइयो की पील में भी देख सकते हैं। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म वास्तव में क्या होता है? ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। बहुत सारे और भी कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें ओरिजिनल्स भी कहा जाता है जो कि साइटोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं। और इनके उदाहरण हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज और राइबोसोम्स। न्यूक्लियस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो सेल का होता है वो है न्यूक्लियस। साधारणतः ये स्फेरिकल होता है और सेल के सेंटर में पाया जाता है। इसको आसानी से माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग किया जा सकता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। इसका मतलब सबसे बीच में न्यूक्लियस होगा, उसके बाद में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, उसके बाद में आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। और ये जो मेम्ब्रेन है वो काफी पोरस यानी छेद वाली होती है और उसके अंदर के जो मटेरियल्स होती है उनको फ्री मूवमेंट ये प्रदान करती है। आप एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन्हें आसानी से देख सकते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी स्फेरिकल बॉडी भी होती है जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है। और इसी के साथ साथ में न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं जिन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है। और ये जो है वो जीन्स को कैरी करते हैं और जीन्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं एक पेरेंट से उसके जो ऑफस्प्रिंग यानी उसके जो बच्चे होते हैं उनमें विशेष प्रकार के गुणों को ट्रांसफर करने में। आपने देखा होगा कई बार बच्चे जो हैं अपने माता पिता से बहुत अधिक मिलते हैं और उसका जो पीछे कारण होता है वो ये जीन्स होते हैं। जीन्स के कारण से ही अपने पेरेंट्स की जो क्वालिटीज होती है वो बच्चों में ट्रांसफर होती है। क्रोमोसोम्स को हम तभी देख सकते हैं जब सेल जो है वो न्यूक्लियस को डिवाइड करता है। लिविंग सेल का जो पूरा कंटेंट है उसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों होते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो सेल का लिविंग सब्सटेंस कहलाता है। जीन एक ऐसी यूनिट है इनहेरिटेंस की जिसके द्वारा पेरेंट्स से बच्चों में जो हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ट्रांसफर होती है। इसका मतलब पेरेंट्स से कुछ क्वालिटीज हैं वो उनके बच्चों में चली जाएंगी। जैसा कि आपने देखा होगा
कुछ पेरेंट्स की ब्राउन आईज होती है और उनके बच्चों की भी ब्राउन आईज होती है, वो इसी के कारण से होती है। और इसी प्रकार से मदर के कर्ली हेयर है तो हो सकता है बच्चों के भी कर्ली हेयर हो, वो भी जीन के कारण ही होती है। इसी प्रकार से और भी अन्य क्वालिटी जो है वो पेरेंट्स से बच्चों में जीन के कारण ही जाती है। अब हम जानेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। बैक्टीरियल सेल की जो न्यूक्लियस है वो अच्छी तरह ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहती है जैसे कि दूसरे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल तो होता है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। और उसी के साथ साथ में ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें इस प्रकार के सेल पाए जाते हैं, उन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। प्रो का मतलब प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। इसके एग्जांपल्स है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। और सेल्स जैसे कि अनियन सेल्स, चीक सेल्स, जिनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, साथ ही साथ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, उन्हें हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को अगर हम लोग छोड़ दें तो इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे यूकैरियोट्स होते हैं। यू का मतलब ट्रू और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। ओनियन सेल्स जो होते हैं उनको जब माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया जाता है तो उनमें ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। इन्हें वैक्यूल कहा जाता है। ये काफी बड़े और सिंगल हो सकते हैं जैसे कि ओनियन सेल में मिलते हैं। और इसी प्रकार से हमारे जो चीक सेल्स होते हैं उनमें भी वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं। बड़े बड़े वैक्यूल्स जो हैं वो प्लांट सेल्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं। आपने लीफ के साइटोप्लाज्म में कुछ कलर बॉडीज को भी देखा होगा, और ये जो कलर बॉडीज होती हैं इन्हें प्लास्टिड्स कहा जाता है। ये अलग अलग कलर्स के होते हैं और इनमें से कुछ में ग्रीन पिगमेंट जिसे कि क्लोरोफिल कहा जाता है वो प्रेजेंट होता है। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स जो होते हैं उनको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। वो क्या करते हैं, हमारी पत्तियों को हरा कलर देते हैं। आपने पहले पढ़ा होगा कि क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया में काम में आता है और उसमें इन क्लोरोप्लास्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। अब हम प्लांट्स और एनिमल सेल्स को कंपेयर करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, प्लांट्स और एनिमल सेल्स जो होते हैं उन दोनों में बीचों बीच न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और उसके बाद में साइटोप्लाज्म होता है और उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन प्लांट सेल्स जो होते हैं उनके बाद में सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक सेल वॉल भी हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इसी क्लास के और चैप्टर्स और अन्य सब्जेक्ट्स के वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।